स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना होगा। मैं हूं पुनीत। देश भर में कृषि बिल का विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बिल का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इसे काला कानून बता रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस का हाथ बिचौलियों के साथ है और बिल किसानों की किस्मत को बदल कर रख देगा। अब कैसे बदलेगी किस्मत, किस प्रकार की किस्मत बदलने वाली है, इसी को लेकर सवाल है। पीएम मोदी ने भी कहा कि बिल किसानों के हित में है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही कि बिल का विरोध हो क्यों रहा है। अब सवाल जब उठा है तो जवाब तो देना होगा और हम भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आप देखिए। संसद से पास जिन 3 कृषि विधेयकों को केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए वरदान बता रही है, उसी के खिलाफ अन्नदाता सड़क पर उतरे हैं। पूरे देश में विपक्ष इसके खिलाफ अपना विरोध जता रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से विरोध अभियान चलाने का फैसला किया गया है। देखिए, इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी शुरू से खड़ी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तमाम हिंदुस्तान का जो किसान है इस बिल के खिलाफ खड़ा है और उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी इस आह्वान में उनके साथ खड़ी है। आजादी के बाद पहली बार हमने ऐसा देखा है कि कोई सरकार जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहती है और किसान उस भलाई को लेने को तैयार नहीं है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता गला फाड़कर टेलीविजन चैनलों पर झूठ बोलते हैं कि एमएसपी नहीं हटाया जाएगा, तो इस बिल में तो एमएसपी शब्द का जिक्र ही नहीं है। आपकी मंशा स्पष्ट है साहब, तो एमएसपी को देना कानूनी बाध्यता कर दीजिए, हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। बीजेपी का इस मसले पर कहना है कि विधेयक का विरोध देश के किसान नहीं बल्कि सिर्फ विपक्षी पार्टी कर रही है। देखिए, इस बिल का किसान भाई कहीं पर विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रही है क्योंकि विपक्ष में है और वो किसान भाइयों को आगे नहीं आने देना चाहती, आर्थिक रूप से मजबूत होने नहीं देना चाहती। मैं कहता हूं इस बिल में ये बात है कि किसान अपनी उपज को वहां बेचेगा जहां उसको अच्छा रेट मिल सके, जहां उसे अच्छा भाव मिल सके, तो किसान के हित में है कि उसे ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी उसके उपज की, बशर्ते वो कहीं एक जगह बंधा रहे। एमएसपी भी लागू रहेगी, मंडियां भी लागू रहेगी, पर किसान भाई को ये छूट है जहां उसकी उपज का ज्यादा रेट मिले वहां वो अपना माल बेच सकता है। लेफ्ट पार्टियों से जुड़े किसान संगठनों ने नए कृषि बिल का विरोध किया और राज्य के अलग अलग जिलों में विरोध जताया। छत्तीसगढ़ किसान सभा ने भी कृषि बिल का विरोध किया है। किसानों के खिलाफ कानून बनाया है, उसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है और आज छत्तीसगढ़ के भी तमाम जिलों में सैकड़ों गांवों में हजारों लोग इस किसान विरोधी बिल के खिलाफ प्रदर्शन के मैदान में उतर रहे हैं। जिस तरीके के प्रावधान इन कानूनों में रखे गए हैं उससे साफ है कि खेती किसानी अब किसानों के हाथ से निकलकर कारपोरेट कंपनी के हाथ में जाने वाली है। एक ओर जहां बीजेपी इस बिल को किसानों का हितैषी बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियां इस बिल के बहाने केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए बड़ा हथियार इसे मान रही हैं। बहरहाल यहां सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर नए कृषि बिल का इतना विरोध क्यों? क्या सच में इस बिल से किसानों को नुकसान होगा? क्या केंद्र सरकार किसानों को समझाने में विफल रही या फिर विपक्ष इस मामले को तूल देकर अपना सियासी मुनाफा देख रहा है? देश के किसान आंदोलन के साथ सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। आंदोलन के साथ एक थे। और चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है और क्या किसान कर रहे हैं इस बिल का विरोध या फिर कांग्रेस कर रही है या विपक्ष इसके विरोध में है और क्यों है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रायपुर से सुशील आनंद शुक्ल साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथ में चंद्रशेखर साहू जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की और जवाब लेते हैं। सुशील आनंद शुक्ल जी, आज हमने देखा कि कई जगहों से खबरें आई विरोध की। इस बात का विरोध आखिर हो क्या रहा है? क्या डाउट्स हैं, क्या सवाल हैं जो आज क्लियर हो जाने चाहिए? चंद्रशेखर जी से जवाब मांगेंगे, सवाल आप बताइए। देखिए पुनीत जी,
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों के हित में, तथाकथित रूप से किसानों के हित में 3 कृषि विधेयक लेके आई है जी। इन विधेयकों में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ कुशंकाएं हैं जो किसानों के मन में है, देश की जनता के मन में है और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के मन में भी है, और सिर्फ कांग्रेस नहीं तमाम विपक्षी दलों के मन में भी है, और हम उसका सिर्फ कानूनी समाधान चाहते हैं। ये बोलते हैं कि एमएसपी हम लागू करेंगे, एमएसपी रहेगी जो कृषि विधेयक में। हम यही चाहते हैं कि आप एमएसपी किस आधार पर लागू करोगे। आज की तारीख में जो आप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रहे हो, या राज्य सरकारें केंद्र के लिए खरीदी कर रही हैं, या फिर मंडी में किसान अपने उपज को बेच रहा है, वहां पे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में बिक्री नहीं होती, इसकी एक गारंटी है। जब किसान की उपज मंडी में नहीं बिकेगी, डायरेक्ट व्यापारी खरीदेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सिर्फ पैन कार्ड है, बिना लाइसेंसी व्यक्ति भी किसान की उपज खरीद सकता है नए प्रावधान के आधार पर। तो उसकी क्या गारंटी होगी कि वह व्यक्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम में नहीं खरीदेगा। इस चीज की हम गारंटी चाह रहे हैं, इस एक्ट में इस चीज की गारंटी हो जाए। ठीक है, आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनलों में, बाइट में, सब जगह इस चीज को बोल रहे हैं एमएसपी रहेगा, लेकिन इस बिल में एमएसपी का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप घोषित करोगे तो उसको लागू करने की गारंटी क्या रहेगी, पहली बात यह है। दूसरी बात, इस बिल में दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चीजें आई हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें उसमें ये होने वाली है कि उसमें किसान और कंपनी के बीच में एक एमओयू होगा। ठीक है, कंपनी जब चाहेगी तब उस किसान के साथ अपने समझौते को तोड़ सकती है, लेकिन किसान जब चाहेगा तब उस समझौते को नहीं तोड़ सकता, उसके न्यूनतम समय की बाध्यता रहेगी। दूसरी बात, किसान से या कंपनी का कोई विवाद होता है तो किसान इस चीज को जुडिशरी में नहीं ले जा सकता है। इसको किसान जो है एग्जीक्यूटिव में, मतलब एडीएम या एसडीएम के पास, कार्यपालिक दंडाधिकारी के पास ले जा सकता है, लेकिन न्यायपालिका के पास नहीं ले जा सकता है। यदि नियत में खोट नहीं है तो फिर न्यायपालिका के दरवाजे क्यों बंद किए जा रहे हैं। तीसरी बात, फिर वही चीज, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान तो गरीब आदमी है ना। हमारे देश का किसान किस हैसियत में रखता है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, इससे बड़ा किसान नहीं है। तो हमारा किसान, उसको न्यूनतम आय कैसी होगी, इसकी गारंटी इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्यों नहीं की जा रही है। किसान को, जैसा आपने बोला था कि किसानों का जो आय है 2022 तक आप दुगना करेंगे। स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिशें लागू करने की बात कही गई थी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि किसानों को उनके जो भूमि का रेंट है, C2 फार्मूला लागू होगा। उनके जो भूमि का रेंट है, उस रेंट के साथ उसका जो श्रम है, उसके बाद में 1.5 गुना मिलेगा। तो कहीं न कहीं इसकी क्या गारंटी की जा रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। अब तीसरा, जिसके आधार पर जिसमें कि किसानों के साथ साथ इसमें कहा जा रहा है कि किसानों को कितना भी माल रखने की छूट होगी। आज की तारीख में किसानों के पास तो डंपिंग की इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपना साल भर का अनाज रख पाए, तो कहां से वो रेट के लिए करेगा। कहीं न कहीं इससे बिचौलिए और मुनाफाखोरों को बढ़ावा मिलेगा। आज जो आलू, प्याज, दलहन, तिलहन के बारे में जो एक न्यूनतम, एक अधिकतम सीमा बांधी गई, वो सीमा इससे खत्म हो जाएगी। और तीसरा, छत्तीसगढ़ के लिहाज से जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, जिसका मैं जवाब चाहूंगा माननीय साहू जी से भी, कि हम छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो हम 2500 रुपए में धान का समर्थन मूल्य खरीदते हैं, हम 7 राज्यों से जुड़े हुए हैं। अन्य कहीं राज्य में 2500 रुपए में धान की समर्थन मूल्य नहीं होता है। यदि अब इसमें यह छूट हो जाएगा, कोई भी कृषि उत्पाद एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाकर बेचा जाएगा। हाँ। ऐसी स्थिति में जो उड़ीसा से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से जो धान आएगा, हम तो 2500 रुपए में अपना धान खरीदेंगे किसानों से, उसको रोकने की एक समस्या आएगी। हमारा जो एक सिस्टम बना हुआ है कि हम समर्थन मूल्य में 2500 में छत्तीसगढ़ के किसानों से खरीदेंगे, हाँ, अगर मंडियां बंद नहीं होगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद नहीं होगी, तो फिर ये एक समस्या पैदा हो जाएगी कि बाकी आसपास के राज्य, अगर किसी राज्य में राज्य सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य के साथ कुछ और दिया जा रहा है, जैसे बोनस दिया जा रहा है, तो फिर उस राज्य में कितनी आवक हो जाएगी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ले लेते हैं। साहू साहब, आपने सुना कितने सारे डाउट्स हैं, और प्रदेश के जो किसान हैं, ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं, वो भी इन्हीं समस्याओं का, इन्हीं सवालों, इन्हीं आशंकाओं से घिरे हुए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हमें तो जमीन पर जाकर एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि ये बिल क्या है, आसान भाषा में बताइए। देखिए पुनीत जी, मैं तो सीधे ग्रामीण अंचल से आता हूं जी। जन्मना कर्मना हम किसान तो हैं ही, और इस विषय पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी अध्ययन करने की दृष्टि से लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी। एक तो पहली बात, पूरे देश भर की प्रतिक्रिया आप बता रहे हैं। महाराष्ट्र का देख लीजिए आप जहां से जुड़े हैं, हैदराबाद, वहां सीफा जैसे संगठन है जो बहुत पुराना किसानों का संगठन है,
रेड्डी साहब थे, डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, उनके द्वारा वो गठित संगठन है। उन्होंने केंद्र के बिल के लिए पूरी तरीके से अपना समर्थन दिया है। महाराष्ट्र के बारे में तो मैं दोबारा जिक्र नहीं करूंगा, वहां के तो शेतकरी संगठन के जो अध्यक्ष थे, संस्थापक शरद जोशी साहब और पीवी राव जी, हमारे नरसिम्हा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कमेटी बनाई थी शरद जोशी की अध्यक्षता में। उन्होंने भी एक रिकमेंडेशन दिया है, वो ईमेल में है, आप चाहे देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात आई है, शुक्ला जी ने कुछ बात उठाई है, उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। ऐसा तो नहीं है कि समाधान नहीं है कि आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के एमएसपी के विषय को इस बिल के साथ जोड़ना मुझे लगता है पूरी तरीके से बेमानी है। मैं कई बार, चाहे विभिन्न मंच हो, चाहे चैनल हो, चाहे कुछ हो, यदि मुझे लगता है किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो मैंने अपनी तरफ से आवाज उठाई है। लेकिन आज मैं कहने के लिए मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूं कि एमएसपी का विषय इस बिल के साथ कहीं न किसी न किसी रूप से जुड़ा नहीं है। एमएसपी एक अलग विषय है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद ये एमएसपी का कॉन्सेप्ट आया, पूरे दुनिया में आया, और भारत में भी जब ब्रिटिशर पैटर्न चालू था उस समय भी एमएसपी की बात आई। और आज केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग ये तय करता है और उसके बाद वो कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स उसको जाता है और वहां से अप्रूव होके आता है। वो उसकी कोई कानूनी रचना नहीं है, वो तो अलग विषय है। और यदि लगता है हमारे कांग्रेस के साथी, विपक्ष के साथी को इसमें एक अलग कानून बनाना चाहिए, तो आप प्राइवेट बिल लेकर आइए ना, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आइए और वहां पर चर्चा करिए, फोरम में चर्चा करिए। अब केवल एमएसपी चिल्ला देने से, लेकिन साहू साहब, बिल की जो स्पिरिट है, इस बिल की जो मंशा है, उस पर आप जबरदस्ती प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। साहू साहब, इसमें जो आप कह रहे हैं विपक्ष को डाउट है, तो विपक्ष बिल लेकर आए। बात कहना चाहता हूं मैं, इसमें मेरा सवाल जोड़ लेता हूं। पुनीत जी, सवाल जो है वो आज जो विषय है किसी से सवाल जवाब का विषय नहीं है। ये बहुत व्यापक एक प्रकार से विषय पर जुड़ा हुआ विषय है। आप शुक्ला जी का जवाब साहू जी देंगे और साहू जी का जवाब शुक्ला जी देंगे, ये वाला विषय नहीं है। ये पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म, फार्म रिफॉर्म इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 91 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, आदरणीय श्रद्धेय पीवी नरसिम्हा राव जी जब एक बार आर्थिक सुधार की बात कर रहे थे, उस समय भी ऐसी विरोध हुआ था। अर्जुन सिंह जी बाहर चले गए थे, एनडी तिवारी वहां कांग्रेस पार्टी से बाहर चले गए थे। अब वो जब एक इकोनॉमिक रिफॉर्म हो सकता है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता? आप केवल शहरों तक सारी बातों को सीमित रखेंगे? आप कारपोरेट की बात करते हैं, कारपोरेट के लायक किसने इसका विरोध हो रहा है? 70 साल पे आपको क्यों लग रहा है कि इसका विरोध किया जा रहा है? आप कारपोरेट की खेती की बात करते हैं, उसको किसने लाया? और मुझे लगता है इस मामले में एक बार फिर से एक प्रकार से तटस्थ होकर सोचने की जरूरत है। और ये एग्रो रिफॉर्म की बात है, ये एग्रो रिफॉर्म को आप आने दीजिए। देखिए पुनीत जी, एक और बात मैं अंतिम रूप से कहना चाहता हूं कि ये बिल आने के पहले जून में इसका अध्यादेश लागू हुआ था। आप इतना प्रलय बता रहे हैं, ये प्रलय हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। 3 महीने से प्रभावशील है पूरे देश में जी, 3 महीने से कुछ हुआ क्या? कुछ ऐसी बात आई क्या? देखिए, आप कुल मिला के आपको विरोध करना है, विरोध करिए, इसमें कहीं कोई हम लोगों का किसी प्रकार की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप विरोध में हैं, अच्छी बात है, आप पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, आप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिए साउथ में कहां पर विरोध है? ठीक है, साउथ में कहां पर है मुझे बता दीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र में कहां पर विरोध है? चलिए ठीक है, ये कहां विरोध है? इस बीच एक बाइट कपिल सिब्बल साहब की एक बाइट मैं सुनवाना चाहूंगा। पहले वो हम चला देते हैं और उसके बाद फिर बात करेंगे। सुशील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पार्टी के जो जितने इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स हैं उन्होंने इस विषय को बनाया, मैनिफेस्टो में लाया। पैनल को अगर आवाज मिल रही हो, ये एक छूट देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी जो हैं उनसे मैं कहूंगा कि बाइट एक बार प्ले कर दें।
जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है, उसको मालूम नहीं किस मार्केट को जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है, और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट बिचौलिए। और ये स्टडीज की गई हैं और मेरे पास आने हैं कि बेचारे किसान को 15 से 17% जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ, यह आप तय कर लीजिए। पैसा ज्यादा मिलेगा, टाइम से पैसा मिलेगा, कमीशन खत्म हो जाएगा, साथ साथ में टेक्नोलॉजी मिलेगी, कैसे बोना है, कब बोना है, कितना पानी देना है, कितनी खाद देनी है, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। अब सुशील जी, आपने सुना होगा, अब आपकी प्रतिक्रिया। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, आपका स्वागत। थोड़ी देर से आप हमारे साथ जुड़ सके, लेकिन हम आपके पास आएंगे, उसके पहले सुशील जी की इस बाइट पर भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बिल्कुल, देखिए पुनीत जी, जो चीज पहले उन्होंने कहा था हम उसी चीज पे आज भी कायम है। हम बोल रहे हैं आप ठीक है, आप कृषि रिफॉर्म करने जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कुशंकाएं पैदा हो रही हैं, अभी बोल रहे थे आदरणीय साहू जी कि इसको एमएसपी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भाई एमएसपी से क्यों नहीं जोड़ना जाना चाहिए? आप एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सरकार देती है। आप बता रहे थे कृषि एवं मूल्य आयोग जो है इस मूल्य को निर्धारित करता है, ठीक है, निर्धारित करता है, लेकिन निर्धारित करने के बाद किसान को वह मूल्य मिलेगा, इसकी जो गारंटी मंडी के माध्यम से थी, इसकी जो गारंटी सरकार के द्वारा जब समर्थन मूल्य में खरीदी की जाती थी सोसाइटियों के माध्यम से थी, उस गारंटी को आप इस विधेयक में क्यों नहीं ला रहे हैं? आप प्राइवेट विधेयक की बात करते हैं, आप पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर बैठे हुए हैं, आप सीना ठोक के विधेयक ले आ रहे हैं, तो आप विधेयक में अमेंडमेंट करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों किसानों के हितों में प्राइवेट विधेयक की बात क्यों की जा रही है? और अगर करना ही है तो आप एक नया लिया है ना, आप ही लेके आइए, सवाल ये भी है। ठीक है, बाबूलाल जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बाबूलाल जी से जवाब ले लेते हैं, पहले बात कर लेते हैं। बाबूलाल जी, बीजेपी का ये कहना है कि इस बिल को लेकर जो एमएसपी की या मंडी की बात हो रही है, ये बात करना ही बेईमानी है। ये तो इसको लेकर कांग्रेस एक प्राइवेट विधेयक लेकर आए और उस पर फिर चर्चा कराया जाए, इससे इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप भी जमीन पर देखते होंगे, किसानों से, आपकी भी कई किसानों से बातचीत हुई होगी, इसको लेकर आशंकाएं कुशंकाएं क्या हैं, और क्या आपको लग रहा है कि क्या थोड़ा सा सवाल जो डाउट है वो इस बिल को लेकर है? इतना विरोध आज हमने देखा। देखिए, सारी सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जो भी कानून लाती है किसान मजदूर के हित में ही कानून लाती है, और ये प्रदर्शित भी कर सकती है कि हमने देखिए किसानों के हित में अपना एक नजरिया है, अपना नजरिया विरोध का है, अपना नजरिया शासन का है। बहुत पहले जो नियम बने थे वो कांग्रेस ने बनाए थे, तो वो अच्छे लगते थे, किसी को बुरे लगते थे, वो अलग मुद्दा है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, इस आशंकाएं कुशंकाएं जो आपने शब्द दिया, बिल्कुल नहीं, कि कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इसमें किसी प्रकार की आशंका या कुशंका ना बचे। सब लोगों से चर्चा होनी थी। जैसे अभी देखिए श्रम कानून में भारतीय मजदूर संघ भी नाराज है, जो कि इन्हीं की संगठन है, इनसे जुड़ा हुआ संगठन है। तो इस तरह की बातें क्यों हो? अपने लोगों को भी समझा लेना चाहिए, अपने लोगों से बातचीत होनी चाहिए, और सर्वदलीय एक बैठक होती, सब में चर्चा होती कि हम ये सुधार करना चाहते हैं। अगर वो सुधार कर रहे हैं तो क्यों कोई इनकार करेगा? किसान क्यों नहीं समझ पा रहा है कि इसमें सुधार हो रहा है? किसान को ये समझ में आना चाहिए कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, तो फिर वो सड़क पे क्यों आए? ठीक है, साहू जी ने भी कहा, मैंने सुना कि साउथ में कुछ नहीं है, साउथ में समझ में आएगा, साउथ में भी होगा। लेकिन अगर किसान नाराज हुआ है तो उसका समाधान जरूरी है। एक तरफा आप जब कभी भी जो जल्दबाजी जो है, बहुत सारी जो शंकाएं कुशंकाएं क्यों हुई, जल्दबाजी जिस तरीके की दिखाई गई लाने के लिए, जो तरीके अपनाए गए, उससे जो है वो स्थितियां जो है ये बनी है कि आज शंका कुशंका लोग कर रहे हैं। अब आपने कहा है साहब कि बिचौलियों से मुक्ति मिल जाएगी। अमित शाह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, एक देश एक बाजार।
मैं मानता हूं, चलिए एक देश एक बाजार, अच्छा रेट भी मिल सकेगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन में कितने किसान, गरीब किसान ऑनलाइन में काम कर सकेंगे, आप ये समझ लीजिए। मतलब साफ है कि आप अब प्रदेश में छोटे बिचौलियों को समाप्त जरूर कर देंगे तो बड़े बिचौलिए आ जाएंगे। वो बड़े बिचौलिए सारे प्रदेश का सामान खरीदेंगे, अपने ढंग से उसको ये करेंगे और मैनेज करके जो है अपने ढंग से बेचेंगे, तो प्रॉफिट वहां जाएगा, तो बिचौलिया कहां खत्म हुआ। दूसरी चीज ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो कृषि की बात कर रहे हैं बहुत से लोग, उसमें मैंने अमित शाह जी का एक लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस में लोग जो है जोखिम से राहत मिलेगी, बहुत सारी चीजें होगी, रसायन का उपयोग करेंगे, निवेशक आएंगे, तो निवेशक आएंगे और वो अपने ढंग से खेती करवाएंगे, रसायन डालेंगे। तो वैज्ञानिक सिद्धांत तो यही है कृषि के कि अगर आप रसायन से ज्यादा रसायन डालेंगे तो 2 साल के बाद उस जमीन की हैसियत क्या रहेगी, जो स्थिति बनेगी जमीन की, उसको तो अब आपने कह दिया धान नहीं उगाना, आप गेहूं उगाओ, आपने गेहूं उगा दिया, रसायन से गेहूं पैदा भी कर लिया, 2 साल आपने खरीद भी लिया, 2 पैसा लाभ भी मिल गया, तीसरे साल क्या होगा साहब, न धान के लायक रहेगा, न गेहूं के लायक रहेगा, न अच्छी उर्वरक स्थिति रहेगी जमीन की। बहुत सारी शंकाएं इसी कारण है। कृषि विज्ञान ने बड़ा साफ सिद्धांत है कृषि विज्ञान कि रसायन का ज्यादा उपयोग जो है वो 2-3 साल से ज्यादा जो है वो जमीन को ठीक नहीं रहने देता। लेकिन बाबूलाल जी, इसमें समस्या ये भी है कि अभी अगर किसान को अगर बताया भी जाए तो किसान भी उस मापदंड पर अभी खेती किसानी नहीं कर पाता है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उस मापदंड पर वो भी अपने अनुसार करता है, वो भी उसकी भी एक समस्या है कि वो भी अपने अनुसार करता है, उसके बाद जो नुकसान होता है वो भी झेलता है वो। तो ये इसका जवाब ले लेते हैं ना साहू जी से, इसका जवाब ले लेते हैं साहू जी से। साहू जी, ये इतने सारे सवाल है और 1-2 किसान, 100-200 किसान, 500-1000 किसान नहीं हैं ये। अगर महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है या हैदराबाद में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र और हैदराबाद ही है, बाकी जगहों के लोगों को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा ना। एक प्रेसिडेंस बताया जी, मैं बाबूलाल शर्मा जी के कुछ बातों को निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और रेखांकित करने वाला मानता हूं कि आप यदि जैविक खेती की बात करते हैं तो रासायनिक जो हमारे पास उर्वरक है, दूसरे जो आदान है, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाएं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है आज से 15 साल पहले आया था, आज भी कई प्रदेशों में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो हिस्सेदारी है वो बहुत नगण्य है और नहीं के बराबर है। तो इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ ही जाएं या दूसरे आप निवेशक ही लाएं, और संभव भी नहीं है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का 6 लाख गांव, वहां 50 तो कारपोरेट कंपनी आ जाए तब भी किसानों के साथ कोई डील नहीं कर सकता। किसान अपने आप में स्वायत्तता उनकी बरकरार है और 200 साल गुलामी हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान ने, और उसके बाद 70 साल एक ही पार्टी की राज रही है। बहुत सारे विषय है, लेकिन किसानों की स्वायत्तता को हम आज भी खत्म नहीं कर सकते, आने वाले समय में भी नहीं कर सकते। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो शंका कुशंका है उसके लिए हम एक अलग फोरम में बातचीत करेंगे। यदि लगता है हमारे पास कोई समाधान है तो समाधान यदि कोई विपक्ष बताए तो उस समाधान पर भी बात हो सकती है। लेकिन जब हम, चलिए आप कह रहे हैं कि समाधान पर बात हो सकती है, तो विपक्ष की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि एमएसपी का जिक्र कीजिए, मंडी का जिक्र कीजिए, अपने ही बिल में जिक्र कीजिए। बाबूलाल जी, क्षमा चाहूंगा आपसे भी, वक्त यहीं हमें ठहरने की इजाजत दे रहा है, इसलिए कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं प्रधानमंत्री की तरफ से जो आज बात की गई उसको कोट भी करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि जमीन पर हमारा संपर्क वर्चुअल दुनिया में फैले प्रोपोगंडा का मुकाबला करेगा। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जमीन पर जाइए, किसानों से बात कीजिए, बिल के बारे में पूरे विस्तार से उनको आसान भाषा में समझाइए, ताकि जो आशंकाएं कुशंकाएं ये जो हैं ये दूर हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में बात यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।